न्यूज 18 में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़े हुए हैं जिसे किसी भी तारुफ के जो मोहताज नहीं है। वो एक जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, कई किताबें उनकी आ चुकी हैं, एक रिनाउंड डॉक्टर हैं और पीएमओ में एमओएस हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 फेजेस हो चुके हैं, लगभग 50 सीटों पे इलेक्शन हो चुकी है, 40 सीटों पे बाकी है। थर्ड फेज के लिए कैंपेनिंग जो है वो पीक पे है, प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और आप खुद गांव देहात के हर एक इलाके में पहुंच रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार आ पाएगी? वो जो सपना था कि बीजेपी अपने दम पे जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनाएगी, क्या वो सपना साकार होगा? सबसे पहले तो धन्यवाद तेजिंदर जी, आपने इस कार्यक्रम में शामिल किया। और जहाँ तक आपके प्रश्न का संबंध है, मैं समझता हूँ कि इस बार अंतर ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि लोगों की पुकार है, जनता की पुकार है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने गत 10 वर्षों में मोदी जी का शासन देखा है और जिस प्रकार से परिवर्तन आया, ना केवल जम्मू कश्मीर में, विशेषकर जम्मू संभाग में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ तो आप कई वर्षों से पत्रकारिता में है, या अक्सर ये शिकायत रहा करती थी कि भेदभाव हो रहा है, क्षेत्रीय भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन। तो वो जो इक्विटेबल डेवलपमेंट, इक्विटेबल जस्टिस, वो पहली बार इन 10 वर्षों में देखने को मिला। और उसका परिणाम ये कि अब जो नई पीढ़ी है उन्हें शायद ये स्मरण भी ना हो कि 2014 से पहले का क्या दृश्य था, जब अक्सर जम्मू में आए दिन इसी बात को लेकर के कभी हड़ताल होती, कभी आंदोलन होता कि फ़लाँ जगह वो हो गया, यहाँ ये नहीं हुआ। तो इस तरह से इस बार जनता की ये पुकार है कि हमें इसी प्रकार का इंसाफ पसंद निज़ाम चाहिए। और जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, प्रतिनिधि बन कर के जाएंगे विधानसभा में, तो एक कड़ी बन जाएगी। मोदी जी का आशीर्वाद हमें पहले से ही प्राप्त है, और जैसे मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन, तो वो तेज़ रफ्तार से वो प्रगति, आपने देखा होगा जिस प्रकार से शिक्षा संस्थान बने, स्वास्थ्य संस्थान बने। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, मुझे लगता है कि देश में वाहिद एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र राशि से बने, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी केंद्रीय राशि से, एक कठुआ में, एक पाडर में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रिमोट एरियाज़ में जहाँ किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, मांग नहीं की थी, वहाँ हवाई अड्डे बने। किश्तवाड़ में उड़ान स्कीम के तहत हमें अब बहुत जल्दी हवाई अड्डा तैयार हो जाएगा। शाहपुर, और बल्कि जो रुके हुए काम थे, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट जो नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था, जब 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी सदर अयूब और यहाँ से प्रधानमंत्री तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुई, उन दोनों के हस्ताक्षरों से, तो उसमें 3 नदियाँ हमारे हिस्से में आई, 3 उनके हिस्से में। उनके हिस्से में बड़ी नदियाँ चली गई, चिनाब, सिंधु और झेलम, और हमारे हिस्से में रावी, सतलुज, ब्यास, और सबसे बड़ी नदी रावी थी। और उसका सारा का सारा पानी 40 साल से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, मोदी जी के आने बाद हुआ। और यदि आज तक वो बन गया होता समय पे, तो कंडी का इलाका, जिसे आप कंडी कहते हैं इन दी पॉपुलर पार्लेज, उसको कंडी ना कहलाया पाकिस्तान का भी रोना था कि हमारा पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान तो कहता था, वो तो एक उनकी पॉलिटिकल पोस्चर थी, लेकिन हकीकत ये थी कि हमारे हिस्से का रावी का पानी वहाँ जा रहा था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तब, ये डैम तब तामीर नहीं हुआ था। सर, जम्मू कश्मीर की बात करें, 5 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जो कि बीजेपी के काफ़ी देर से मैनिफेस्टो में भी था कि धारा 370 को हटाया जाएगा। लेकिन सर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आज, क्योंकि जो असेंबली इलेक्शंस हो रही हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है, स्पेशली कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का, ये कि जो आज के चुनाव हैं ये एक रेफरेंडम है उस डिसीजन के लिए। तो सर, आप कैसे देखते हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी मौक़िफ़ रहा है, जो स्टैंड रहा है, उसमें एक निरंतरता रही, कंसिस्टेंसी रही, बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन कन्विक्शन। तो हमारा जो सबसे पहला चुनाव जिसमें भारतीय जनसंघ ने हिस्सा लिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, सन 1952 का लोकसभा का चुनाव, उसके मैनिफेस्टो में भी यही था कि 370 को हम हटाएंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना की गई थी, तो उनसे ये प्रश्न भी किया गया था कि हिंदू महासभा है, दूसरे ऐसे कुछ दल हैं जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं, तो आपको क्या आवश्यकता है अलग से बनाने की। गुरुजी के साथ उनकी चर्चा भी हुई, जो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुखिया थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़े स्पष्ट थे कि जब तक हम सत्ता के भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक हम अपना एजेंडा अमल में नहीं ला पाएंगे। और इसी मकसद से जनसंघ का गठन हुआ।
तो 370 जम्मू कश्मीर, ये तो भारतीय जनसंघ की जो यात्रा रही है, जो जर्नी रहा है, उसका एक इंस्पिरेशन रहा कांस्टेंट। और जब ऐसा मौका आया, वाजपेयी जी के समय चूँकि गठबंधन सरकार थी, तो तब भी प्रश्न किया जाता था कि साहब आप प्रधानमंत्री आपके तो क्यों नहीं हो पाता, लेकिन वो उस समय मजबूरी थी। और जो पहला मौका आया, शायद विधाता को ये मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनके हाथों ये काम अंजाम हो। और जो बल्कि यहाँ तक कि एक दौर ऐसा आया कि हमारा मजाक किया जाता था। जब भी कोई प्रेस में इस तरह की सूचना जाती कि कल भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज़ होने वाला है, तो कांग्रेस वाले मजाक करते कि साहब हमें तो मालूम है इन्होंने क्या लिखना है, इन्होंने लिखना है कि 370 हटाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। लेकिन आखिरकार जब हुआ, तो कहने का तात्पर्य है कि अब जो इनका कहना है कि रेफरेंडम है इत्यादि, इनका स्टैंड बदलता रहता है। जो इनको परिस्थिति, इनके जिस तरह की इनकी अनुकूलता रहती है या इनका स्वार्थ रहता है राजनीतिक, और सबसे ज़्यादा अगर लाभ लिया है 370 का, इन्होंने लिया। मैंने तो साहस किया श्रीनगर में भी ये कहते हुए कई बार, एक मरतबा नहीं कई बार, कि कश्मीर घाटी के लोगों की जिनकी ये दुहाई दे करके पैरवी करते थे 370 की, सबसे ज़्यादा शोषण उन्हीं का हुआ, सबसे ज़्यादा गुमराह भी 370 को लेकर इन्होंने उन्हीं को किया, और उन्हीं का फ़ायदा लेकर के अपनी सत्ता बनाए रखे कई वर्षों तक पुश्त दर पुश्त। अब छोटा सा उदाहरण जैसे मैंने उस दिन भी श्रीनगर में दिया, जो अक्सर समाचारों के ध्यान से निकल जाता है, ये चुनाव पहली बार ऐसा चुनाव है जो 50 बरस के बाद 5 साल की विधानसभा के लिए उभरा। और वो 6 साल की विधानसभा क्यों रही, वो भी 370 से जुड़ी हुई एक बड़ी डूबियस गाथा है कि जब 1975 में इमरजेंसी के दौरान श्रीमती गांधी ने वो 42-43 अमेंडमेंट लाया, जिसके तहत बहुत सारे संशोधन लाए गए संविधान में। उसमें से एक तय था कि विधानसभाओं का कार्यकाल या उनका अवधि काल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया जाए, लोकसभा का भी, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि उस समय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए शायद बहुत ज़्यादा अनुकूलता नहीं है और अधिकतर प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार, और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, शेख अब्दुल्ला तब मुख्यमंत्री थे। तो तुरंत उस कानून को अपना दिया गया, क्योंकि 370 इनको ये प्रेरोगेटिव देता है कि सेंटर का कौन सा लॉ अपनाना है कि नहीं अपनाना। अब 3 वर्ष के भीतर ही 1977 में जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, उसको रिवर्स किया जाता है 45-46 सेकेंड में, और पुनः सभी विधानसभाओं का अवधि काल 5 वर्ष हो जाता है। उस समय इनको 370 याद आ गया, और 370 की आड़ लेकर यूजिंग द एलिबी ऑफ 370 इन्होंने 6 साल बढ़ाए रखा, क्योंकि इनको सूट करता। अब ये बताइए कि इसमें कश्मीर के इसी आम आदमी का क्या फ़ायदा? कश्मीर के आम आवाम के तो हित में होता कि उसको अपने फ्रेंचाइज का अधिकार का इस्तेमाल करना हर 5 बरस के बाद मिलता। तो क्या इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं। जैसे पंचायत में इन्होंने 73-74 संशोधन 370 की आड़ में नहीं लगने दिया। उसके पीछे राज ये कि केंद्रीय राशि आती है जो पंचायतों के लिए और स्थानीय इकाइयों के लिए, वो सीधी सीधी चुने हुए प्रतिनिधियों के पास जाती, नहीं लगाने से ये रहा कि वो मुख्यमंत्री की तिजोरी में जाती थी। तो ये तो सारा अपने लिए होता रहा। सर, आज जब प्रधानमंत्री जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही उन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के बारे में। 70 साल से वो लोग यहाँ रह रहे थे, अपना मेंबर पार्लियामेंट वो चुन सकते थे, लेकिन एक लोकल काउंसलर नहीं चुन सकते थे। तो सर ये जो शिफ्ट हुआ है उन लोगों के लिए, इसे कैसे देखते हैं आप? मैं तो समझता हूँ कि उनके लिए तो बिल्कुल ही काया पलट हो गई, और ये भी मुझे लगता है कि सर ये ह्यूमन राइट वायलेशन ही था एक टाइप का उन लोगों के लिए। ह्यूमन राइट भी था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी था, और ये केवल हिंदुस्तान के ही संदर्भ में, मुझे लगता है कि विश्व इतिहास में ऐसा प्रसंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आज तो 10-15 बरस जा कर के आप किसी विदेश में सेटल हो जाए, वहाँ भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और विडंबना ये है कि इसी वर्ग से 2 प्रधानमंत्री मिले हिंदुस्तान को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो झेलम ज़िला के रहने वाले थे, IK गुजराल जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ग्रेजुएट थे, तो वहाँ से आए, तो वो भी रिफ्यूजी थे, वो प्रधानमंत्री बन गए। तो मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि खुशकिस्मत थे वो, आके जम्मू में अगर सेटल हो जाते तो शायद उनको ये मौका ना मिलता, सरकारी नौकरी भी ना मिल पाती सर। तो इसलिए ये भी 370 की आड़ में और 35A की आड़ में इन्होंने, क्योंकि इनको लगता था कि अधिकतर क्या हुआ कि जब बंटवारा हुआ था तो जितने भी शरणार्थी वहाँ से आए थे अधिकतर वो राष्ट्रवादी थे, क्योंकि वो उस समय 2 नेशन बेसिस पर बंटवारा हुआ, विच ऑफ कोर्स डिड नॉट होल्ड इट्स रेलेवेंस लेटर ऑन। बांग्लादेश भी बन गया,
हम लोग तो तब भी उसका विरोध करते थे और आम नागरिक भी करता था, लेकिन वो बंटवारे के दौरान जो आबादी का यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से जाना हुआ, तो वो अधिकतर लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा कांग्रेस से प्रभावित नहीं थे, बिकॉज वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते थे बंटवारे के लिए, नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते थे बंटवारे के लिए। उनको लगता था कि नेहरू और जिन्ना ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बंटवारा किया, तो इसलिए इनको लगता था कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को कि शायद ये हमारे वोट बैंक का हिस्सा नहीं है, और चूंकि यहाँ तो 370-35 है ही है, तो उसकी आड़ लेकर के इनको अलग से रख दो। तो आप समझ लीजिए कि आम, और मैं तो ये भी मैंने उस दिन कहा, मैंने कश्मीर घाटी में भी कहा कि मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि कोई एक सर्वे किया जाए जिसमें आम श्रीनगर, यहाँ केवल जम्मू संभाग में, कश्मीर घाटी में आम गली कूचों में चलने वाले आम नागरिक से ये पूछा जाए कि क्या वो मन ही मन 370 के पक्ष में है। हो सकता है उसको खौफ का पर्दा उसे खुल के बात करने को आमादा ना करे, लेकिन मन ही मन वो भी चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है 10 वर्ष में कितनी प्रगति हुई है, विशेषकर युवाओं के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने अनगिनत नए अवसर आयाम खोल दिए देश भर में। तो कश्मीर का जो नौजवान है बड़ा आकांक्षी है, बड़ा एस्पिरेशनल है, इंटेलिजेंट है। आपने देखा किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज में लीजिए, चाहे इंडस्ट्री में लीजिए, हर जगह उसने अपना एक मुकाम हासिल किया। एंड ही डजंट वांट टू मिस द बस, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स हैपनिंग इन इंडिया, और वो ही इज़ वेल इन्फॉर्म्ड। तो ये तो उसको पीछे धकेलने वाला था कि 370 के आड़ में वहाँ के युवाओं को पीछे धकेलो, वहाँ के आम आवाम को पीछे धकेलो, 8-10% वोट टर्नआउट हो और अपना वंशवाद जारी रहे। सर, स्टेटहुड एक इमोशनल इशू है जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री ने आज भी कहा कि स्टेटहुड जो है बीजेपी ही वापस कर सकती है। अमित शाह जी ने भी जो रैलीज की उसमें लोगों को ये कहा कि अगर आपको कोई स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, वो दावा कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टो में कि हम आपको स्टेटहुड देंगे। तो आप उसे कैसे देखते हैं सर? इसके दो पहलू हैं और बड़े ही दिलचस्प हैं। आमतौर से लोग चूँकि इतना बारीकी में विश्लेषण में जाते नहीं। पहली बात तो ये कि स्टेटहुड देना कि ना देना या उसे यूटी बनाना, ये अधिकार क्षेत्र है केंद्र सरकार का। यहाँ चुनाव हो रहा है प्रदेश की सरकार चुनने को। कल को भले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी बन जाए या कांग्रेस की सरकार भी बन जाए, हालांकि बनने नहीं वाली, लेकिन आप हाइपोथेटिकली सोच लीजिए, तो उनको तो अधिकार ही नहीं है। और ये मोदी जी तो वही है, केंद्र में तो सरकार बदल नहीं रही। एक ये बात। दूसरी बात ये कि वो चीज़ मांग रहे हैं जो पहले दी जा चुकी है। मोदी जी बारंबार कह रहे हैं। इस वर्ष के आरंभ में जब उनका बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में जनसभा हुआ, उधर भी उन्होंने कहा। फिर उसके बाद डोडा में अभी 1 सप्ताह पहले, वहाँ भी उन्होंने कहा और आज भी कहा। कहने का तात्पर्य ये कि वो जब प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो इट इज़ एज्यूम्ड दैट दिस इज़ द अल्टीमेट, उसके बाद कोई औचित्य नहीं। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री ने सदन में कहा, एक बार नहीं अनेकों बार। अब ये क्या है कि एक पुरानी चतुराई है जो सियासतदानों में रहती है और विशेषकर जो विपक्ष में होते हैं, कि जो इन्हें लगता है कि जो चीज़ पाइपलाइन में होने वाली है उसको मांगना शुरू करो बार बार कि हम ये मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं। कभी धरना करो, प्रदर्शन करो, ये करो, वो करो, आंदोलन करो, ताकि जब वो हो जाए तो उसका क्रेडिट लो। लेकिन दिस टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, एंड थैंक्स टू दी गाइज लाइक यू, ये जो रियल टाइम रिपोर्टिंग है। क्योंकि उससे एक और बात जुड़ी है जो मैंने कश्मीर में भी पत्रकारों के साथ साझा की अभी, जब पिछले ही दिनों में श्रीनगर में थे। एक ज़माना था जब कश्मीर के राजनीतिज्ञों के बारे में ये कहा जाता था कि अपनी जेब में 3 प्रेस नोट रखते हैं। एक वो बांटते हैं श्रीनगर, दूसरा बांटते हैं जम्मू, तीसरा बांटते हैं दिल्ली। अखबार पहुंचती है 3 दिन। आपको याद होगा श्रीनगर में एक अब्दुल्ला सन्स हुआ करते रेजिडेंसी, वो एक एजेंसी होती थी। यहाँ एक रैना न्यूज़ एजेंसी होती थी रेजिडेंसी रोड पे। 3-3 दिन के बाद अखबार पहुँचती थी। या फिर चंडीगढ़ का भी पहुँचता था तो वो भी एक हिंद समाचार और दूसरे, तो तब तक लोग भूल जाते थे। तो अब तो रियल टाइम रिपोर्टिंग है। जो श्रीनगर में कही बात वहाँ आ गई। बच्चे को ये मालूम है कि स्टेटहुड होने वाला है, उसकी घोषणा हो चुकी। अब ये बार बार मांग कर, सो दे आर ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन, बट द वोटर हैज़ मूव्ड ऑन, द मीडिया हैज़ मूव्ड ऑन, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है कि वो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस बनाया, लेकिन कांग्रेस जो है वो 370 के इशू पे चुप है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो क्या ये डुप्लिसिटी है इन पॉलिटिकल पार्टीज की? और सर, इसी के साथ जुड़ता हुआ एक सवाल
कि हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट आती है जहां पर वो ये कहते हैं कि वो एनसी और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं तो 370 हट जाएगा, जो पाकिस्तान भी चाहता है। तो सर इन दो सवालों का आप जवाब दीजिए। अब ये जो पहला आपका भाग है उसका वो जुड़ता है जो मेरा पहला उत्तर था, वो जो 3 प्रेस नोट वाली बात। कांग्रेस जम्मू में 370 को हटाने के हक में है और कश्मीर में वो 370 को लाने के हक में है। और अगर आज से 25-30 साल पहले की बात होती तो इन्होंने वो 2 प्रेस नोट अलग अलग बांट दिए होते, लेकिन अब चूंकि रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है तो वो 3 प्रेस नोट फार्मूला नो लॉन्गर इज वर्केबल, तो इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं। आज इनसे कह दीजिए, और ये मैं उनको चुनौती देता हूँ, कोई भी कांग्रेस का नेता ये नहीं कहेगा कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो कहेंगे तो हो सकता है कश्मीर घाटी में तो वैसे ही उनका बहुत कम है जनाधार, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उनकी पिटाई हो जाएगी। और जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, इसका एक और भी है पहलू कि जैसे मैंने कहा कि आम इंसान भी नहीं चाहता ये। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम आज 20वीं सदी में हैं, मोदी जी भारत को एक भौगोलिक मंच पर ले जाने के लिए संकल्पित है और यहाँ पर 35 से ये कहती है कि अगर आपकी बेटी बाहर विवाह कर ले तो उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर दो। तो इतनी रिट्रोग्रेसिव थिंकिंग तो अभी वैसे भी समाज में अब किसी को स्वीकार नहीं होगी। अब जहाँ तक रहा पाकिस्तान का ताल्लुक, वो इस बात को सिद्ध करता है कि जैसे हम बहुत साल कहते रहे, 25-30 साल तो हम जब तक ये आतंक चला हमने यही रखा बात, यही हमारा मौक़िफ़ रहा कि देयर इज़ अ नेक्सस बिटवीन मिलिटेंसी, पॉलिटी, इंडस्ट्री एंड दी फॉरेन स्पॉन्सर्स, और सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। मिलिटेंसी बनी रहे तो पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि वो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान इस बात से समझौता नहीं कर पाया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो पहले उसने कन्वेंशनल वॉर कोशिश की, फिर उसने इन्फिल्ट्रेशन तैयार किया, फिर जनरल ज़ियाउल हक आए तो उन्होंने ये 1000 वुड थियरी शुरू की कि छोटी छोटी तरह से प्रॉक्सी स्ट्राइक्स करो, और चलता रहा। अब उनको आगे चलाने के लिए ये एक नेक्सस बन गया कि यहाँ के जो कुछ एक राजनीतिक दल थे जो अपने आप को तथाकथित मुख्य धारा के दल कहते हैं, उनको ये सूट करता था कि इस आतंक के साए में 8-10% वोट टर्न आउट हो, विधायक भी बन जाए, उनके सांसद भी बन जाए, सरकार भी बन जाए, तो एक हो गया। तीसरा, जो पैसा आता था, जो हथियार आते थे, उसकी आड़ में आप देखिए 20-25 साल में एक न्यू रिच एक पूरा का पूरा वर्ग कश्मीर में उभर करके आया है, जो कल तक शायद कहीं नहीं थे। सर एक सवाल पूछूंगा कि सर जम्मू का हमेशा से एक ये कंप्लेन थी कि जम्मू को हर बार इग्नोर किया जाता था, लेकिन इस बार जो बीजेपी है उसने जम्मू को फिर से पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लाया है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जम्मू की बात करते हैं, तो क्या बीजेपी ने अब फोकस जो है जम्मू सेंट्रिक कर दिया है? सर नहीं, ऐसा नहीं है। जम्मू भारतीय जनता पार्टी ने इक्विटेबल डेवलपमेंट दिया है, अपीजमेंट ऑफ नन एंड जस्टिस टू ऑल, लेकिन चूंकि जम्मू का तिरस्कार हुआ था उसकी भरपाई हुई है इन 10 वर्षों में। सर मैंने जब अभी आपको इंट्रोड्यूस किया, मैंने आपको एज अ जर्नलिस्ट, एज एन ऑथर और एज अ डॉक्टर जो जम्मू के रहने वाले हैं, तो सर मैं एज अ पॉलिटिशियन से बात नहीं करूंगा, एक सवाल एज अ रेसिडेंट ऑफ जम्मू, जो जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं और डॉक्टर हैं, कि आपने पिछले 10-11 साल में जम्मू कश्मीर में क्या चेंजेस देखे हैं एज अ रेसिडेंट ऑफ जम्मू? ऐसा है कि जब यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्ट निकलती, हर बार ये शिकायत रहती कि जम्मू संभाग के बच्चे नहीं आए। अब वो जाता रहा, जो नए बच्चे हैं उनको कोई शिकायत नहीं है। मोदी जी ने और बहुत सा बदलाव 5-6 अगस्त 2019 के बाद आया, क्योंकि कोई प्रावधान नहीं लाए थे। अब आप देखिए, गरीब घरों के बच्चे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाइए जो पहाड़ी क्षेत्र है, बिलावर बसोली में हमारे लगभग 1.5 दर्जन सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए, और पहली बार वहाँ वो उत्सव मना रहे हैं कि साहब ये हुआ क्या, क्योंकि वो तो ये समझौता कर बैठे थे कि हमारे बच्चों को तो कोई पूछेगा ही नहीं। 100 अंक मिलते, और ये बड़ा, ये जो बेल्ट है यहाँ से राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर भी हुए, विद्वान भी हुए, IPS भी हुए, IAS भी हुए, ये जो बिलावर बेल्ट है, लेकिन 100 अंक आते बच्चे के रिटर्न में, और उसको क्या किया जाता है कि इंटरव्यू में 100 दे के यहाँ से उसका नीचे कर देते, और जिसको जो भाई भतीजावाद जहाँ लेन देन हुआ, ये सारा सिलसिला बरस दर बरस चलता रहा, और इसलिए यहाँ वाले बच्चों को लगा कि सर हमारा तो कभी बारी आएगी नहीं। आज देखिए जब वो बदला है
पुंछ जैसी जगह, वहाँ की एक बच्ची डिग्री कॉलेज पुंछ की पहली अटेम्प्ट में बीए करके 11th रैंक IAS आई है पिछले वर्ष, विच इज़ अनबिलीवेबल। जिस बच्चे में एप्टीट्यूड हो उसको मौका पहली बार मिलने लगा। पहले क्या था कि एप्टीट्यूड भी है, मेहनत करने का वादा भी है, आंखों में सपने भी हैं, दिल में अरमान भी है, फोकस भी है, लेकिन फिर भी नहीं, शीतल देवी को भी कितना बड़ा मौका, क्योंकि आपको वो मैनिपुलेट कर देते थे। इन्होंने पैटर्न ऐसा बनाया हुआ था। इसी प्रकार स्टार्टअप्स में देखिए, आज से 5-6 साल पहले तक यहाँ स्टार्टअप की संख्या केवल 30 थी, अब बढ़ कर के ये 350 से ऊपर। जम्मू कश्मीर की बात करूँ, और हमारा जो लेवेंडर का स्टार्टअप शुरू हुआ, जिसका बैंगनी क्रांति, जिसका जिक्र मोदी जी ने डोडा की सभा में किया, बोले ये यहीं से इसका जन्म हुआ, मन की बात में भी किया। तो आप देखिए, ये सरमाए तो पहले भी थे। दीज नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर सेंचुरीज टुगेदर। वही डोडा, वही लोग, लेकिन चूंकि इस भाग को तिरस्कार किया जाता था, इस बार देखा नहीं गया। तो ये जो इसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको भी तराशने का काम अब शुरू हुआ। 3-4 हज़ार हमारे युवा उस लेवेंडर की खेती के साथ जुड़ गए हैं, जिससे एक नया जॉनर पैदा हुआ एग्री स्टार्टअप्स का, और वो लाखों रुपया कमा भी रहे हैं। तो ये पहले भी हो सकता था, लेकिन चूंकि इस क्षेत्र को तवज्जो नहीं दी गई। ये सड़कों का जाल जो पहाड़ों तक बिछा है, आज आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाइए, यहाँ ये मैदान से शुरू होती है और वहाँ पहाड़ों में जाती है, और रूह खुश हो जाती है जब आप ऐसे पहाड़ों पर नज़र दौड़ाते हैं। तो पहले सिर्फ कच्चे मकान मट्टी के हुआ करते थे, आज ऊपर चोटियों पर भी पक्के मकान हैं। और यही नहीं, मोदी जी ने ये नहीं पूछा कि घर हिंदू का है मुसलमान का है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 35-40% मुस्लिम है, हर एक का। सो एक उन्होंने हमारी जहनीत भी बदली है, हमारी सोच का ढंग, मानसिकता बदली है। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और वहाँ एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि सरदारों को हिंदुस्तान में पगड़ी नहीं बांधने दी जाएगी, कड़ा नहीं लगाने दिया जाएगा। वही राहुल गांधी जम्मू कश्मीर आते हैं और यहाँ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आउटसाइडर से खतरा है, वो आके आउटसाइडर्स के रिसोर्सेज जो हैं उनको हजम कर जाएंगे। वही यहाँ पर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस पोजीशन को भी वो टारगेट करते हैं। तो सर, ये सबको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये ऐसा है कि आजकल तो जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, तर्क, तथ्य और तुलना का ज़माना है। जो मैं बात कह रहा हूँ, मेरा वाक्य समाप्त होने से पहले कि बच्चा भी अपनी जेब से मोबाइल लगाएगा, गूगल में दबाएगा, और उसी टाइम मेरा इंटरव्यू समाप्त होने से पहले आपका जाकर इंटरव्यू चल रहा है लाइव, तो उसके नीचे लिख देगा ये झूठ बोल रहा है, अभी इंटरव्यू मुकम्मल भी ना हुआ। तो इस ज़माने में ऐसी बातें कहने का कोई तर्क नहीं। आप स्वयं जानते हैं किस प्रकार पगड़ी की भी आज़ादी है, कड़ा की भी आज़ादी, बल्कि मोदी जी ने तो करतार साहब वाला रास्ता भी खोला। मोदी जी ने जो 1984 के दंगे थे उनके लिए भी चिंता की, इन्होंने तो रोक के रखा था, वो केस ही नहीं चलने दे रहे थे आगे। तो सब कुछ तो अभी हुआ है। तो जितना सिख समुदाय के लिए अभी काम किया गया मोदी जी के आने के बाद, इतना तो पहले कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उस समय उनको एक वोट बैंक की दृष्टि से देखा जाता था। सर, उमर ने एक स्टेटमेंट अभी रिसेंटली उमर अब्दुल्ला ने दी कि मोदी जी टारगेट कर रहे हैं 3 फैमिलीज़ को, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म 3 फैमिलीज़ की वजह से आया, तो फिर पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं कर रहे? इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? वो इसलिए वो जो बात कह रहे हैं वो अर्ध सत्य है, हाफ ट्रूथ। ये सच है, मोदी जी ने कहा कि 3 फैमिलीज़, और ये भी सच है कि इन 3 फैमिलीज़ ने यहाँ माहौल ख़राब किया। ये भी सच है कि 30 साल ये जो हमें झेलना पड़ा आतंक का साया, वो इन्हीं की वजह से। और ये भी सच है कि इनका राजनीतिक स्वार्थ उससे जुड़ा था। अगर ये खुल जाता फिज़ा, तो जैसे अभी पार्लियामेंट में 50-60%, 70% वोटिंग हो रही है, अभी असेंबली में हो रही है, डीडीसी में तो 70-80% हो गई, तो फिर इनके कैंडिडेट कहाँ से आते? तो ये तो सच है। अब दूसरा ये कि पाकिस्तान, ये तो नहीं कहा मोदी जी ने कि पाकिस्तान के साथ इनका नेक्सस नहीं है। ये 3 फैमिलीज़ भी जिम्मेवार हैं उतनी ही जितना पाकिस्तान, क्योंकि इनका आपस में नेक्सस था। और ये बात प्रमाणित होती है जब भी आपने जो बात की ख्वाजा आसिफ जो उनके रक्षा मंत्री के बयान से, उससे जाहिर होगी पाकिस्तान वहाँ से स्पॉन्सर कर रहा था, और ये 3 परिवार उस योजना को, उस षड्यंत्र को आगे बढ़ा रहे थे अपने स्वार्थ के लिए। सर, मैं जानता हूँ आपका समय बहुत कीमती है, क्योंकि आप कई दिनों से इस कैंपेनिंग में लगे हैं और दूर दराज के जितने भी इलाके हैं जहाँ पर भी देखें डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुँच रहे हैं। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जम्मू कश्मीर को लेकर अगले 5 साल का विजन क्या है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है? नहीं, मुझे लगता है कि अगले 5 साल और उसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रमुख भूमिका रहने वाली है इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग विदाउट एविडेंस, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं रहा। हुआ क्या है कि जब हम कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का दर्जा बढ़ रहा है, 2014 से पहले वी वर
फ्रजाइल 5, मोदी जी ने उसको लाके फर्स्ट 5 में किया। बहुत जल्दी हम चौथे दर्जे में, और इसी कार्यकाल में मोदी जी हम तीसरे दर्जे में आएंगे, और फिर पहले। अब आपने कभी साइंटिफिकली सोचा कि हम पहले दर्जे में कैसे पहुंचेंगे? वो वैल्यू एडिशन कहाँ से होगी? तो हमारे पास दो प्रमुख ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इंडिजिनस हैं, एक्सक्लूसिव हैं, जिनको कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया। उसमें एक है हिमालयन रिसोर्सेज और दूसरा है हमारा कोस्टल रिसोर्स। अब कोस्टल रिसोर्स भी हमारे पास 7500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, उड़ीसा बंगाल से शुरू होकर के गुजरात महाराष्ट्र तक, और उसके अंदर इतनी बायोडाइवर्सिटी, मिनरल्स, मेटल, वो भी मोदी जी ने शुरू किया। डीप सी मिशन, मेरा उससे भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है, अर्थ साइंसेज मंत्रालय में आता है। तो एक तो दूसरा ये जो हिमालय की गोद में बसे राज्य हैं, ये जो लेवेंडर की बात मैंने की, ये पहले भी हो सकता था, प्रयोग नहीं किया गया, ये अब करना शुरू हुआ। और देखिए कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। रियासी में लिथियम की खान, अब ये वही रियासी है, वही धरती है, वही ज़मीन है, वही खान नीचे भी होगी, लेकिन उसको एक्सप्लोर करना या उसको आइडेंटिफाई करने का काम अब हुआ। किश्तवाड़ में नीलम की खान, सफ़ायर, तो ये सब चीज़ें जो मौजूद थीं, लेकिन इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। कुछ तो इसलिए कि जो भी केंद्र में सरकारें रहीं, कांग्रेस और उनके सहयोगी, उनकी प्राथमिकता में नहीं थी। कुछ इसलिए कि देवर कंडीशनड बाय द कन्वेंशनल थिंकिंग, और कुछ इसलिए कि एक योजनाबद्ध तरीके के साथ भी इस क्षेत्र को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। अब जब हुआ है तो जम्मू कश्मीर इज़ गोइंग टू प्ले अ लीडिंग रोल इन द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ इकॉनमी, क्योंकि बाकी जब स्टेट सेचुरेट हो चुकी यूटी, तो ये है जो अनएक्सप्लोर। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड, इसी प्रकार हिमाचल, ये सारे प्रदेश अब बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं, जो हमारा क्वांटम लीप होगा हमारी इकोनॉमी में। सर 8 अक्टूबर को 2 जगह का रिजल्ट आएगा, जम्मू कश्मीर का और हरियाणा का। सर हरियाणा में आप बीजेपी को कहाँ देख रहे हैं सर? नहीं, हम तो समझते हैं कि वहाँ पर भी बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। तो क्या लगता है बीजेपी वापस तीसरी बार वहाँ पर फिर सरकार बना निश्चय, पाएगी? हम तो यही सोच के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे।